Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saleha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saleha. Today's topic is the restoration prose. Restoration poetry पे हम पहले लेक्चर बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन प्रोज को। ओके, बिफोर डिस्कसिंग दैट, प्रोज एक ऐसा स्टाइल होता है लिखने का, राइटिंग का, जो मोस्टली हिस्ट्री और फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। देखिए, इसमें कोई भी खुद से कोई क्रिएटिव वर्डिंग या आर्गूमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाता है, जैसे कि फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी होती है। ओके, तो ये थोड़ी सी मैंने प्रोज के बारे में बता दिया। यानी ये फिक्शनल नहीं होता बल्कि नॉन फिक्शनल होता है, यानी इसमें कोई स्टोरीज क्रिएट करके कुछ नहीं लिखा जाता। ओके, फॉर एग्जांपल एसेज होते हैं, उसके बाद क्रॉनिकल्स होते हैं, हिस्ट्री, सरमन्स वगैरह प्रोज में आ जाते हैं। रेस्टोरेशन प्रोज कौन से थे? मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेशन जो है ना, जब चार्ल्स टू जो इंग्लैंड में आया था, ठीक, चार्ल्स टू के आने के बाद थिएटर खुले थे ना, तो ड्रामा दोबारा से फ्लोरिश किया था, बट उतना नहीं जितना शेक्सपियर के दौर में किया था। ड्रामा की ये बात हो गई थी। पोइट्री भी लाइक उस तरह से पीक पे नहीं गई, या ड्रामा भी उस तरह से इस एज में पीक पे नहीं गया जिस तरह से कि प्रोज गया। क्यों गया? वी विल डिस्कस इट। प्रोज को एक नई पहचान कैसे मिली? प्रोज का स्टाइल ही बिल्कुल न्यू था, प्रोज का पर्पस ही बदल गया था। जो कि पहले होता था लाइक प्यूरिटन या फिर एलिजाबेथन एज के अंदर जो प्रोज थे ना, वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। हम देखेंगे किस तरह से। पहले हम देखते हैं क्या शिफ्ट टुवर्ड्स क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्या मतलब? प्रैक्टिकलिटी से मुराद ये है कि जो सोसाइटी में एवरीडे बेसिस पे हो रहा है, जो सोसाइटी में रियल सिचुएशन चल रही है। आपको मैंने जब लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी रेस्टोरेशन एज की, तो मैंने बताया था कि रियलिज्म और प्रिसीजन दोनों इस एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, रियलिज्म मैंने ईजी है कि जो रियल में हो रहा हो उस पर लिखना। प्रिसीजन था कि पहले तो बहुत इलेबोरेट करके लिखा जाता था, लेकिन अब प्रिसाइज लिखा जाने लगा। जितना कम से कम लाइंस में आप मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पोइट्री के अंदर डिस्कस किया था हीरोइक कॉपलेट, दो लाइन्स होती थी जो कि राइम रिदम जिनमें होता था, मैच कर जाती थी लास्ट वर्ड्स, लेकिन मीनिंग वहीं तक होता था, लेकिन उसके आगे वाली दो लाइन्स में रिपीट नहीं होता था। मीनिंग बस दो लाइन्स के अंदर ही कन्वे हो जाता था। मतलब मीनिंग बहुत ही कम लाइनों में लेकिन बहुत अच्छे से कन्वे हो जाता था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जहन में रखनी है। उसके बाद हम आते हैं प्रोज पे। प्रोज में क्या शिफ्ट आया था, क्या चेंज आया था? मतलब तो एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो था ना प्रोज, उसमें पोइटिक क्वालिटीज़ थी। क्या मतलब कि जब भी वो कोई प्रोज के लिए टॉपिक चूज़ करते थे ना, तो क्रिएटिव सा भी अपनी तरफ से भी वो क्रिएटिविटी अपनी ऐड करते थे। हर राइटर अपना जो है वो पोइटिक क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी, इमोशंस, वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश करता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब वैसा कुछ भी नहीं था, अब कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। एज इट इज़ जो देखा वो लिख दिया। ठीक, हम नहीं कह सकते कि इमोशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, नहीं थे, लेकिन जैसे प्यूरिटन और एलिजाबेथन एज के अंदर मेलो ड्रामास थे ना, लाइक ओवर रिएक्टिंग, ओवर सारा कुछ, ओवर इमोशंस, तो वैसा नहीं था। अब समझ आ गई? ये सब बात समझ आ गई कि जो थी पोइट्री, ड्रामा तो इसमें उतने फ्लोरिश नहीं किए जितना प्रोज किया। प्रोज क्यों किया? प्रोज की मैंने थोड़ी सी आपको डिफरेंस करके बताया, एलिजाबेथन के अंदर कैसे थे, अब कैसे थे। ठीक है, यानी उन्होंने बोला हुआ है कि अगर हम, ऑब्वियसली प्रोज तो बहुत अच्छे थे इस एज के, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना एलिजाबेथन एज से, एज के प्रोज से, जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, और अगले लाइक लैम्ब हैं, हैजलिट हैं, जो कि रोमांटिक पोइट्स हैं, इनके प्रोज से कार्लाइल वगैरह, ये बहुत बड़े नाम हैं रोमांटिक एज के, तो उनके मुकाबले में ये उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं। लेकिन अगर हम बाकी जॉनरास की बात करें ना इस एज के अंदर, तो उस लिहाज से प्रोज अच्छा था। ठीक हो गया? अब देखें, इंग्लिश प्रोज जो थे ना, ये फीलिंग्स और आइडियाज़ पे इस एज में नहीं बेस्ड थे, बल्कि क्लियर और प्रिसाइज वे में जितने अच्छे से बात हो सके रियलिटी बेस्ड, तो वो बात करते थे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते थे। ठीक है, यानी मेन जो टॉपिक्स होते थे, ये आपने नहीं भूलना कि मेन टॉपिक्स किन को ये डिस्कस करते थे इस एज के अंदर। इस एज के अंदर ये साइंस को डिस्कस करते थे। ऑब्वियसली साइंस तो फैक्ट्स पे बेस्ड है ना। हिस्ट्री को डिस्कस करते थे, पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल राइटिंग्स होती थी। ठीक है,
इसमें ऐसा कुछ नहीं होता था कि कोई अपने से आर्गूमेंट दे, कोई अपने से क्रिएटिविटी ऐड करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो इन इन टॉपिक्स के अंदर आप फर्दर कुछ भी ऐड या इलेबोरेट नहीं कर सकते विद फैक्ट्स के अलावा। अब क्या था, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि इलेबोरेट स्टाइल जो था एलिजाबेथन प्रोज का वो ख़त्म हो गया था, ठीक है, वो उस तरह से नहीं था। मैंने आपको बताया कि प्रिसीजन यानी प्रिसाइजनेस इस एज की बेस्ट क्वालिटीज़ में से है, रियलिज्म भी। तो इलेबोरेट स्टाइल तो ख़त्म हो गया एलिजाबेथन एज का, जैसे कि मिल्टन ने किया वह इतनी बड़ी पोम लिखी हुई है, एपिक पोम लिखी हुई है, और वो कम वर्डिंग में भी कर सकता था, लेकिन उसने बहुत लंबी पोम लिखी हुई है, बहुत इलेबोरेट किया हुआ हर चीज़ को, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। दूसरी चीज़ क्या थी, बेकन्स, फ्रांसिस बेकन, इतना बड़ा नाम है प्रोज के अंदर। इसका जो स्टाइल होता था ना लिखने का प्रोज, तो वो विटी इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल लिखता था, ठीक है, सही। उसके अगर एक कोट भी है ना तो इतने ज़बरदस्त उसने उसके अंदर एक मीनिंग कन्वे किया होता था, इतनी कोटेशंस उसकी अच्छी थी कि वो इंटेलेक्चुअल था, वो फिलोसोफर समझा जाता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं थी अब, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इंटेलेक्चुअल खुद से आप कुछ नहीं ऐड करे या खुद से मीनिंग नहीं दे रहे, बल्कि रियलिज्म था ना, तो जैसा कुछ हो रहा था वैसे ही लिखा जा रहा था। मिल्टन, जॉन मिल्टन की बात करें, ग्रैंडिलोक्वेंट प्रोज, मतलब ये जो स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे ना, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग जो कि एजुकेटेड पीपल ही समझ सकते थे, तो वैसा नहीं था। क्यों, देखिए मिल्टन की जो अगर हम स्टडी करें ना पैराडाइज लॉस्ट, तो हमें नहीं समझ आएगी जब तक कि हमें लिटरेचर का बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, या कोई पढ़ा लिखा बंदा बैठ के पास समझाए ना, तो उस तरह से नहीं हो सकता था। लेकिन जब आप पढ़े ना इस एज की यानी रेस्टोरेशन एज के प्रोज की, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि जॉन बुनियान ने लिखी हुई है, तो उसके लिए ना डॉक्टर जॉनसन ने एक कमेंट किया हुआ है कि ये जो बुक है ना, ये बुक सिर्फ बच्चों के लिए या ये बुक सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक सबक देती है और बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इस तरह से बोला गया है कि ये फ़र्क था प्रोज के अंदर, यानी उनके प्रोज जो थे ना एलिजाबेथन के, वो जो प्रोज होते थे वो एजुकेटेड लोग ही समझ सकते थे। अब के जो प्रोज थे ये सब समझ सकते थे, समझ आ गई। रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर वही बात आ गई कि क्लैरिटी थी, प्रिसीजन था, प्रैक्टिकलिटी थी। अब देखिए ड्राइडन कौन था, जॉन ड्राइडन जो था, मैंने जब पोइट्री पढ़ाई है उसके अंदर भी डिस्कस किया, ड्रामा पढ़ाया उसके अंदर भी डिस्कस किया, अभी मैं जो प्रोज पढ़ा रही हूँ इसके अंदर भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये एज ऑफ ड्राइडन भी कहलाती है रेस्टोरेशन एज। ओके, सो ड्राइडन की क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश प्रोज के अंदर कि ड्राइडन एक पहला बंदा था जिसने रॉयल सोसाइटी के रूल्स को एक्सेप्ट किया था। रॉयल सोसाइटी का मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। रॉयल सोसाइटी क्या होती है, ऐसी सोसाइटी बनाई गई थी जिसके अंदर ये रूल्स रखे गए थे कि इन रूल्स को देखते हुए ही पोइट्री करनी है या राइटिंग करनी है। तो ड्राइडन वो पहला बंदा था जिसने उसके अकॉर्डिंग वर्क लिखना शुरू किए थे, ठीक है। उसने क्लोज कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट, उसके बाद प्रिसीजन, रियलिज्म, सारा कुछ फॉलो किया था। तो वही चीज़ इसकी कंट्रीब्यूशन है प्रोज के अंदर भी। ये सिंपल लिखता था, एग्जैक्ट लिखता था, फ्रीडम फ्रॉम एग्जैजरेशन यानी प्रिसाइज लिखता था, प्लेन लिखता था यानी सिंपल लिखता था। ड्राइडन की प्रैक्टिकल पर्पसेस होती थी, बिल्कुल सही लिखेगा, मतलब कुछ उसके जब वो लिखता था ना तो ग्रामेटिकली या फिर मीनिंग जो था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहुत ही सिंपल नहीं था, थोड़ा बहुत टफ होता था, ठीक है। उसके बाद टेम का मतलब होता है कि बोरिंग भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद इजी था लेकिन स्लूपी नहीं था। स्लूपी क्या मतलब कि ये नहीं कि इतना इजी था और उसमें क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी भी साथ होती थी, ठीक है। उसके बाद फोर्सिबल विदाउट बीइंग अननेचुरल, इसका क्या मतलब था कि परसुएसिव था, यानी उसकी जो राइटिंग होती थी ना ड्राइडन की, जो जब ये प्रोज लिखता था तो ये ऐसा प्रोज लिखता था कि वो ऑडियंस को परसू करता था, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था, ऐसा दिखाई देता था। एलोक्वेंट विदाउट बीइंग डेक्लामेटरी, यानी इनके जो स्टाइल होते थे ना ये उतने ज़्यादा स्टाइल्स, राइटिंग के स्टाइल्स पे फोकस नहीं करते थे, टफ वर्डिंग पे फोकस नहीं करते थे, बल्कि इनका जो था वो सिंपल होता था, प्लेन होता था, प्रिसाइज होता था। ग्रेसफुल विदाउट लेकिंग विगर, बहुत ज़बरदस्त मीनिंग कन्वे कर लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी। थोड़ा कम्प्लेक्स में भी लिखते थे लेकिन इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी।
और उसके बाद बताया गया कि इनका स्टाइल जो है ना, इसके अंदर उतनी चार्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टाइल चूज़ करते थे ना, वो उतना लाइक जैसे मिल्टन करता था ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज एजुकेटेड, वैसा नहीं ना करते थे, इस वजह से उतनी चार्म नहीं थी। और ये जो इमेजिनेटिव राइटिंग थी ना एलिजाबेथन एज के दौर में, वैसा कुछ भी नहीं था, इमोशंस वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बस इनका पर्पस होता था कि हमने सोसाइटी एज इट इज़ दिखानी है लोगों को। उसके बाद क्या हो गया कि ना सिर्फ ड्राइडन बल्कि कुछ और भी नाम हैं जो कि इन्फ्लुएंस में आते हैं ड्राइडन के, जो ड्राइडन से सीख के लिखते थे। तो उनमें सर विलियम टेम्पल है, जॉन टिलोस्टॉन है, जॉर्ज सवाइल है, जिसको विस्काउंट हैलिफैक्स भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जैसे कि थॉमस प्राट है, जिसका देखिए थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये भी डायरेक्ट और प्लेन स्टाइल में लिखता था। इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है उसको जेन में रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब जो यहाँ पे इसने वर्क लिखा है, इसके अंदर इसने क्या बात की थी, इसने कहा था कि प्रोज का स्टाइल कैसा होना चाहिए, और कैसे उसने ये बात बताई थी कि प्रोज या अच्छा राइटर वो होता है, या फिर अच्छी राइटिंग वो होती है जो कि सिर्फ एजुकेटेड पीपल के लिए ना हो बल्कि सबके लिए हो, बच्चों के लिए, अनएजुकेटेड पीपल के लिए, सब उसको पढ़ के इंजॉय कर सकें, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। नॉट अनएजुकेटेड बल्कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो उसको समझ सके, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। तो इसका ये मानना था, और हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी में उसने यही चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये भी उसने रॉयल सोसाइटी के रूल्स भी डिस्कस किए कि क्लोज होने चाहिए, नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, क्लियर, नेटिव, मैथमेटिकल बैलेंस। वही बात के क्या होना चाहिए, हीरोइक कॉपलेट में लिखो, प्रिसाइज लिखो, रियलिटी पे लिखो, सिंपल लिखो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसने एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त बात की हुई है, जो लास्ट बुलेट है, इसमें ये बात बोली हुई है कि पोइट्री ऐसी मत लिखो, या फिर कोई भी राइटिंग है उसको इस तरह से ना लिखो कि जो कि सिर्फ फिलोसफर्स और स्कॉलर्स या फिर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको समझे, बल्कि ऐसी लिखो कि जो एक सादा जो बंदा है, कंट्री मैन है, उसको भी समझ आए, एक ताजर को भी समझ आए, और एक आर्टिसंस को भी समझ आए, इस तरह का लिखो। तो ये एक बहुत अच्छी बात इसने कही थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे राइटर्स ऑब्वियसली इससे इन्फ्लुएंस हुए थे, ड्राइडन से, अपने अपने तरीके से प्रोज लिखते थे, यानी कि किसी का कॉपी किया, अपने अपने तरीके से प्रोज लिखते थे। तो एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोज आया कि जिसके अंदर ये नहीं था कि मोनोटनी थी। मोनोटनी होता है कि जो पहले से हो रहा हो वही चीज़ हो रही हो, बोरिंग चीज़। ये बोरिंग नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये एलिजाबेथन और प्यूरिटन प्रोज से बिल्कुल डिफरेंट थे, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ थी जो इनको नॉन मोनोटनस बनाती थी। जॉन बुनियन, ड्राइडन के बाद बहुत बड़ा नाम है जॉन बुनियन प्रोज के अंदर, रेस्टोरेशन प्रोज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो था प्यूरिटन था, कहता था कि रिलीजन को प्यूरिफाई होना चाहिए, चर्च प्यूरिफाई होना चाहिए। मिल्टन की तरह ये भी एक प्यूरिटन था। इसको बस स्टोरी टेलर भी कहा गया है, और प्रीकर्सर ऑफ इंग्लिश नावल भी। प्रीकर्सर क्या होता है कि ऐसा राइटर्स जिससे सीख के आने वाले जो राइटर्स हैं वो इससे इन्फ्लुएंस या इससे सीख के, इससे इंस्पिरेशन लेके कुछ करें इस जैसा। फॉर एग्जाम्पल ये जो था ना, इसने जब पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखी थी ना, इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वर ऑफ नॉवल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आने वाले जो राइटर्स थे उन्होंने इससे सीख के नॉवल एक न्यू यानरा ले आए थे, बिल्कुल इसी तरह का। तो जिसकी वजह से बोला जाता है कि ये एक ऐसा पीस है जिसके बाद नॉवल की शुरुआत होती है, इसलिए इसको प्रीकर्सर ऑफ नॉवल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राइटिंग द पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसका एक वर्क है। अब देखें बाज़ों का जो मिल्टन है ना, बुनियान, दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर इस तरह से कि दोनों सिमिलर भी हैं। कैसे कि दोनों जो अपने मास्टरपीस लिखे हुए ना वो रिलीजन पे लिखे हुए हैं। वो दोनों जो थे वो रिलीजियस जो थे मेन थे, ठीक है। रिलीजियस टीचिंग्स देते थे, ठीक है। डीपली रिलीजियस थे, मास्टर ऑफ फिक्शन थे, फिक्शन के जो मास्टर थे, ठीक है। फिक्शन कैसे कि आप अगर इसको देखें ना तो ऐसी जो सेटिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं इस स्टोरी के अंदर, पिलग्रिम प्रोग्रेस और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, कि जो कि हकीकत में मानना मुश्किल है। तो इस तरह की स्टोरीज़ क्रिएट की हुई हैं, इस वजह से इनको फिक्शनल राइटर्स कहा जाता है, यानी ऐसी राइटिंग्स जिन पे यकीन करना मुश्किल हो जाए, और ऐसी स्टोरीज़ ये लिखते थे, ठीक है। सिमिलरिटीज़ में आपको पता है कि ये इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट के जो हैं एक मास्टर माने जाते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि इनके दोनों वर्क्स जो है ना, पैराडाइज लॉस्ट और पिलग्रिम प्रोग्रेस,
ये बहुत पॉपुलर हुए थे और आज भी इनको पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या है कि पिलग्रिम प्रोग्रेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा बताऊँगी इसके बारे में। ये एक ऐसा जर्नी था जिसके अंदर पिलग्रिम जो था ना, वो अपनी बीवी और बच्चे से भी कह रहा था कि हमें एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जो कि हमें एक अच्छाई की तरफ ले जाए, हेवन की तरफ ले जाए, ठीक है। तो ये हेवनली सेटिंग की तरफ जाता है और अपने बीवी और बच्चे से कहता है, और वो मना कर देते हैं कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है और वहाँ पे से कोई ज़िंदा वापस नहीं आता। तो ये जो पर्सन है ये अपने कंधे पे बहुत बड़ा बोझ एक फील कर रहा होता है गुनाहों का, जो कि ये सोचता है कि मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा तो ही ये बोझ हल्का होगा। तो ये बाइबल पढ़ने के बाद वहाँ चला जाता है और रास्ते में इसको बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स अच्छे जो उसको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर था हेल्प, उसका नाम ही हेल्प था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। तो सारे कैरेक्टर्स इसी तरह के थे, जैसे थे वैसा ही नाम था। तो जो ये था ना कैरेक्टर हेल्प, ये इसको एक जगह से बचाता है और ये पुकारा होता है हेल्प हेल्प, तो ये वहाँ पे आता है, इसको बचाता है, जिस वजह से इसका नाम हेल्प होता है। तो उसकी मदद करता है ना। तो इस तरह के कैरेक्टर्स थे। तो सेटिंग्स भी जो थी वो अच्छी थी और उसके बाद स्टोरी भी इतनी अच्छी थी कि लाइक प्रॉपर इसका जो स्टार्ट था, प्रॉपर क्लाइमैक्स था, प्रॉपर राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन और एंड हो रहा था बिल्कुल नॉवल की तरह, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर्स भी थे, कन्वर्जेशंस भी बहुत अच्छे से हो रही थी और जो सेटिंग्स थी उनकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से बताई हुई थी कि ये जगह कैसी है, ये जगह कैसी है, एट्सेट्रा। बिल्कुल जैसे कि एक नावल होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये प्रीकर्सर ऑफ नावल है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, प्लॉट भी है, कन्वर्जेशंस भी हो रही हैं, नेचुरल सब कुछ लग रहा है, डिस्क्रिप्शन है, सेटिंग है। सो ये सारी चीज़ें हैं और एक नावल में कोई यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक नावल बनाती हैं, जिस वजह से इस बुक को ये कहा जाता है कि ये प्रिकर्सर ऑफ नावल है। कहते हैं कि ये उनके लिए भी अपीलिंग है जो इन फेथ पे यकीन रखते हैं और उनके लिए भी जो नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जॉन बुनियान के उधर वर्क्स भी डिस्कस किए हुए हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, होली वार, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। ये थोड़े से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसको मॉडर्न नॉवल का एक ग्रेट स्टोरी टेलर माना गया है। ये इस जो ह्यूमर पैथोज इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। कंक्लूजन में भी इसकी यही कहा गया है कि ये जैसा इसके दिल में होता था वैसा ही लिखता था, नेचुरल लैंग्वेज में लिखता था और इसके वर्क की सिग्निफिकेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।